हेलो साथियों, मैं जीके विद सौरभ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही आप लोग जानते होंगे कि मैं आप लोग को जब जीएस पढ़ाता हूं, आइए आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, एक मेजर पोर्शन है जीके का, उसे इतिहास। देखिए बच्चों में बहुत सारे इसको लेकर क्यूरियोसिटी रहती है कि सर इतिहास कई बार बच्चों के समझ में नहीं आता और कई बार जो बुकों में लिखा होता है उसकी लैंग्वेज बच्चों के समझ में नहीं आती। तो आज आप इतिहास को पहले इतिहास को समझेंगे कि इतिहास के किस पार्ट को हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होता है, इसके बाद इतिहास को किस तरह से याद करना होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इतिहास में सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहता हूं कि सन से स्टार्टिंग इतिहास की नहीं की जा सकती बिल्कुल भी। जब मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें पता लगेंगी। तो देखिएगा, आज इतिहास का हम एक मेजर पार्ट उठाने जा रहे हैं, उसका नाम है आधुनिक भारत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत की रूपरेखा, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का हम एक मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके आधुनिक भारत की रूपरेखा पर बात करेंगे कि जैसे कोई मूवी आती है, उस मूवी का ट्रेलर दिखाया जाता है 3 घंटे से पहले कोई मूवी बनती है, उसका ट्रेलर होता है 3 मिनट का। इसी तरह हम लोग आधुनिक भारत की रूपरेखा पर बात करेंगे कि हम लोग को आधुनिक भारत में पढ़ना क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत की रूपरेखा की बात करें तो कहीं ना कहीं इतिहास, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं जाके इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो आइए देखने का, और आपने अगर इन चार्ट को समझ लिया तो इतिहास आपके बखूबी बहुत तरह से एक माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा और किसी भी एग्जाम को जब आप देंगे तो आप इस पर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एग्जाम निकालने से जरूरी है कि आपकी सब्जेक्ट पर एक कमांड, एक आपकी अच्छी खासी उस पर एक समझ डेवलप हो जाए। आप हर एग्जाम को क्लियर कर देंगे। देखना किस तरह से हम लोग अगर बात करें तो आधुनिक इतिहास की रूपरेखा में हम लोग बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो जैसे ही ये फरमान जारी हुआ, आप जानते हैं कि भारत, अगर इंग्लैंड पूर्व में अगर बात करें, इंग्लैंड से भारत की अगर देखा जाए, भारत का मैप देखा जाए तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया बढ़ेगा। तो भारत, ये जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में जब ये लोग आएंगे तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में इनको व्यापार करने की इनको इजाजत मिलेगी महारानी द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये भारत में ये लोग आए तो इससे पहले, अंग्रेजों से पहले यहाँ पर कौन आ चुके थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी को हुई। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। उसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को एक फैक्ट दे रहा हूँ, समझना है यहाँ पर चीजें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लंदन में तो डेट थी 1599, लेकिन भारत में आते समय जब फरमान जारी हुआ कि कंपनी भारत में आएगी तो उस समय फरमान में जो राजा का नाम था वो था अकबर। लेकिन जब भारत में कंपनी आई तो उस समय राजा हो चुका था जहांगीर। कौन हो चुका था? जहांगीर। तो हम लोग देखेंगे और समझाएंगे कि जहांगीर के दरबार में 2 दूत आएंगे, एक विलियम हॉकिंस और एक का नाम था सर टॉमस रो। जहां पर हम लोग आगे की रूपरेखा देखेंगे तो 31 दिसंबर 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उससे पहले पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे और ब्रिटिश आ चुके थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इसके बाद आए डेनमार्क। कौन आए भाई? डेनमार्क। डेनमार्क कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1664 ईस्वी को। तो क्रम आपको याद रखना है। आज हम लोग बात कर रहे हैं रूपरेखा की, और अगर ये रूपरेखा आपके दिमाग में फिट हो गई तो आपको इतिहास समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उससे पहले यहाँ पर कुछ कंपनी ऑलरेडी आ चुकी थी। सबसे पहले पुर्तगाली। कैसे आए हम लोग अभी बात करेंगे, पुर्तगाली इस कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो अभी देखना, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क और फ्रांसीसी। ये डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। इनको कहा जाता है, वहां के निवासी को डच कहा जाता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसकी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब पुर्तगाली कंपनी आई तो पुर्तगाली कंपनी आने के बाद डच लोग आए, डचों ने रिप्लेस कर दिया पुर्तगाली को। फिर कंपनी आई ब्रिटिश, और ब्रिटिश कंपनी ने डचों को बेदरा नामक युद्ध में 1759 में हरा दिया। उसके बाद डेनमार्क भी कोई लंबे नहीं चले भारत में, इनका भी कोई संघर्ष कहीं भी अंग्रेजों से ज्यादा मनमुटाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में फ्रांसीसी भारत में जो एक सरकारी कंपनी थी, लुई 14वें के शासनकाल में डेवलप हुई थी। तो ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो थे ये लंबे समय तक चले, और इन्होंने फ्रांसीसियों के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहा जाता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई को कहा जाता है कर्नाटक वॉर।
कर्नाटक युद्ध। और ये कर्नाटक युद्ध 3 लड़े गए, और 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, 3 बैटल हुई कर्नाटक के बीच में। तो 1760 में वांडीवास नामक एक युद्ध हुआ। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी अंग्रेजों द्वारा जब फ्रांसीसी हार गए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं इस बार को। फ्रांसीसी अंग्रेजों की जब लड़ाई हुई, उस लड़ाई को बोलते हैं वांडीवास। 1760 में हुई, फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई। इसके बाद जो रूपरेखा आगे चली, तो इस कंपनी ने भारत में 150 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। किन्हें? अंग्रेजों ने 150 वर्षों तक शासन, या 150 वर्षों तक शासन नहीं, पहले व्यापारी थे, व्यापार करेंगे, आगे शासन करेंगे, हम लोग बताएंगे अभी। तो इसके बाद में अगर बात करें 150 वर्षों तक व्यापार। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वो ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है वो 1707 में हुई है। इससे पहले इनके कोई फैक्ट्री, कोई गोदाम नहीं थे, ये व्यापारी थे और व्यापार भारत में कर रहे थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो ये भारत के क्षेत्र को देखते हैं। उस क्षेत्र का नाम था, भूभाग का नाम था बंगाल। और ये बंगाल की उभर रही गतिविधियों से बहुत तरह से वाकिफ थे, और इन्होंने बंगाल को देख एक सेंटर के रूप में बंगाल इनकी नजरों में आ गया। उस समय बंगाल जो था भारत का सबसे धनी प्रांत था। बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था। धनी क्यों बोला मैंने? तो आज का उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, आज का असम, आज का बिहार, ये सब किस में इंक्लूड थे? ये सब इंक्लूड थे बंगाल में। तो बंगाल उस समय का सबसे धनी प्रांत था। और बंगाल में अगर बात करें तो बंगाल के उस समय बनते थे नवाब। उस समय बंगाल के कौन बनते थे भाई? नवाब। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद इन्होंने भारत के भूभाग पर कब्जा किया, बंगाल पर। बंगाल को इन्होंने सेंट्रलाइज, बंगाल की उभरती जो गतिविधि थी, सांप्रदायिक गतिविधि, उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये रीजन क्या था कि बंगाल एक समय उस समय धनी प्रांत था। उड़ीसा, बांग्लादेश, असम और बिहार के कुछ इलाके इसमें इंक्लूड थे। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में उस समय बनते थे नवाब। और बंगाल का एक नवाब था जिसने इसको स्वायत्तता दी, स्वतंत्र किया था। उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मुगलों से, जब मुगल उत्तर मुगल का औरंगजेब के जो मरेगा, औरंगजेब के मरने के बाद आने वाले पीरियड को बोलते हैं उत्तर मुगल काल। इस उत्तर मुगल काल में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर मुगल काल के बाद यहाँ के जितने राजा होंगे वो सब ऐसे राजा नहीं थे जिनकी अपनी शान शौकत के लिए जाने जाए। एक नक्कारा, एक इतना केंद्राइज जितना सेंटर था मुगल काल का, उसको संभाल नहीं पाए। और अंग्रेजों ने एक के बाद इन शासन को तोड़ना स्टार्ट किया, राजाओं को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वायत्तता दी, जैसे हैदराबाद को निजाम उल मुल्क ने आजाद करा दिया था। तो एक बंगाल का सबसे पावरफुल नवाब था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला ने के समय क्या घटना हुई, ध्यान से समझना। सिराजुद्दौला ने के समय बंगाल पर एक फोर्ट विलियम नाम का कलकत्ता में किला था। उस किले की अंग्रेजों ने किलाबंदी करने की कोशिश करी। तो सिराजुद्दौला को इस बात का बिल्कुल भी एक अनुमान था कि किलेबंदी करेंगे तो ठीक बात नहीं है। तो किलेबंदी करी। तो किलेबंदी करने से पहले सिराजुद्दौला ने उसी से पहले 140 अंग्रेजों को कैद कर लिया। और एक रात में दम घुटने से 123 लोग मारे गए और 23 जिंदा बचे। जिंदा बचने वालों में से एक व्यक्ति का नाम था हॉल। तो ये घटना कहलाई ब्लैक होल घटना। अधिकांश इतिहास इस घटना को प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला के समय अगर हम लोग बात करें, सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल नामक एक घटना हुई 17 जून 1760 में। तो 1760 में 140 अंग्रेजों को एक कोठरी में डाल दिया, 123 लोग मारे गए, 23 जिंदा बचे। इसका आंखों देखा वर्णन हॉल ने किया और यह घटना ब्लैक होल कहलाई। जैसे इस बात का पता लॉर्ड क्लाइव को चला, तो लॉर्ड क्लाइव आया और भारत में कहा कि मैं सिराजुद्दौला से इस चीज का, अपने भाइयों का बदला लूंगा। तो बदला लेने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? सिराजुद्दौला की सेना को पहले जाना, क्योंकि नवाब की इनकी सेनाएं होती थी। तो इस सेना में एक था इसका सेनापति मीर जाफर। तो मीर जाफर और एक व्यक्ति था जगत सेठ, और एक व्यक्ति का नाम था मानिक चंद, और भी थे मानिक चंद। तो ये जो लोग थे, जयचंद थे सिराजुद्दौला की सीम में। और उस समय बंगाल बनने की होड़ होती थी कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है, तो लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर से संधि कर ली कि मैं एक युद्ध लड़ूंगा सिराजुद्दौला से, उस युद्ध में तू मेरा साथ देगा। और युद्ध लड़ा गया बंगाल को लेकर। उस युद्ध का नाम था प्लासी। तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध,
तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। ये डेट इंपोर्टेंट है। अब तक मैं किसी डेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम में ये कई बार आया कि प्लासी की घटना कब हुई थी, तो 23 जून 1757 में। और यहाँ उस समय आम का बाग हुआ करता था। कहाँ है प्लासी, तो पश्चिम बंगाल में है। तो जब इस मैदान में, जब प्लासी के मैदान में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की आपस में सेना टकराएंगी, तो ये युद्ध नहीं होगा बल्कि एक षड्यंत्र है। आप सभी जानते हैं कि मीर जाफर मिला हुआ है लॉर्ड क्लाइव से, तो युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला को भागने की नसीहत देता है। जब इस बात का पता लगता है सिराजुद्दौला को, तो बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है लॉर्ड क्लाइव। इस तरह बंगाल को जीत लेते हैं अंग्रेज, और बंगाल के बाद नवाब बनता है बंगाल का मीर जाफर। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों को बंगाल प्लासी के युद्ध से मिला, तो उसके बाद भारत में मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनेगा, फिर मीर जाफर आएगा। लेकिन भारत में एक युद्ध और हुआ, उस युद्ध को बोलते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में 3 राजाओं का गठ बना, अवध का नवाब, मुगल बादशाह सालम सेकंड और एक आपका मीर कासिम। लेकिन दुर्भाग्य ये युद्ध था, वास्तव में ये षड्यंत्र नहीं था, लेकिन इस युद्ध में भारतीय हार गए और अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे भारत पर हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहां से एग्जाम आते हैं कि प्लासी के युद्ध पर अंग्रेजों का कब्जा पूर्णतः बंगाल पर हुआ। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर जगत सेठ मानिकचंद था। इसके बाद कहा जाता है कि भारत में, पूरे भारत को जीतने का श्रेय 1764 के बक्सर के युद्ध, बक्सर बिहार में है, उससे पूरे भारत का एक निर्णायक रूप से ये सिद्ध हुए। तो हम लोग जल्दी से भाई रिवीजन कर लें। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में। इससे पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांसीसी आ चुके थे। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में एक निर्णायक लड़ाई हुई। इस निर्णायक लड़ाई को बोलते हैं 1760 वांडीवास का युद्ध। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में निर्णायक रूप में इन्होंने व्यापार किया 150 वर्षों तक। 1707 तक, औरंगजेब के मरने तक इन्होंने कोई फैक्ट्री वगैरह इस तरह की नहीं डाली भारत में। लेकिन 1707 के बाद इन्होंने एक भारत में एक निर्णायक रूप में केंद्रीय सत्ता बंगाल को चुना। बंगाल का उस समय नवाब सिराजुद्दौला था। बंगाल को आजाद मुर्शीद कुली खान ने किया था। सिराजुद्दौला के समय अगर बात करें, लॉर्ड सिराजुद्दौला के समय घटना हुई ब्लैक होल नाम की घटना, जिसमें 140 अंग्रेज कैद कर 123 मारे गए थे और 23 जिंदा बचे थे। इसका आंकड़ा देखा वर्णन नामक एक होल ने किया है। अगर बात करें नवाब जो था, अगर बात करें नवाब की, तो नवाब की सेना प्लासी के युद्ध में हारने लगी और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया। इसके बाद भारत पर जो युद्ध होगा वो होगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, बक्सर। और बक्सर पूरे भारत पर जब भारतीय सेना हार जाएगी, अंग्रेजों से भारतीय सेना हार जाएगी, तो पूरे भारत पर किसका आधिपत्य हो गया, तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा अगली कड़ी कैसे जुड़ती है इतिहास में, और इन्हीं चीजों का आपको याद करना है। देखिए आगे हम लोग अगर बात करें किस तरह से चीजें चलती हैं आगे, देखिए तो बक्सर का युद्ध होने के बाद भारत करेंगे लगातार, अंग्रेज भारत का शोषण करेंगे, और ये शोषण एक लंबा हुआ, लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने किया भारत का लगातार शोषण। और शोषण की ही एक घटना आगे आएगी। ये शोषण आर्थिक था, यह शोषण सामाजिक था, ये शोषण धार्मिक था। इसकी परिणति आगे चलकर बदली क्रांति में, और इस क्रांति को नाम दिया गया मेरठ की क्रांति। क्या नाम दिया गया, मेरठ की क्रांति। और मेरठ की जो क्रांति हुई 10 मई 1857 को, डेट भी याद रखना। और ये मेरठ की क्रांति के क्या थे, आर्थिक कारण थे, जो अंग्रेजों ने आर्थिक कारण लगाए थे, एक सामाजिक कारण भी थे, और एक थे आपके धार्मिक कारण। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक। लेकिन इसका एक तात्कालिक कारण बना, उस तात्कालिक कारण को बोलते हैं सुअर और गाय की चर्बी। तात्कालिक कारण सुअर और गाय की चर्बी। देखो आज भी 2 संप्रदाय के लिए दोनों ही एक धार्मिक रूप से अपवित्र माने जाते हैं। तो तात्कालिक कारण में उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो राइफल होती थी, उनमें सुअर और गाय के चर्बी युक्त कारतूस आते थे। उन राइफल में ये मुंह से काटनी पड़ती थी। तो इसका नेतृत्व मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई बैरकपुर से। हम चीजों पर जब क्रांति पढ़ाएंगे सब चीजें बताएंगे कि कहां कहां से ये मेरठ की क्रांति स्टार्ट हुई। 34वीं एनआई क्या थी, बैरकपुर छावनी से कैसे रिवोल्ट चला, आगे बढ़ा। लेकिन फिलहाल हम एक रूपरेखा पर बात कर रहे हैं। तो 10 मई 1857 क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके आर्थिक कारण अलग थे, सामाजिक कारण अलग थे और धार्मिक कारण अलग थे। इसका तात्कालिक कारण सुअर गाय की चर्बी युक्त कारतूस बना। इसके हम लोग देखेंगे कि पूरे भारत में ये विद्रोह सही रूप में नहीं फैला। झांसी की रानी एक झांसी के नेतृत्व में अलग से लड़ रही थी। कानपुर में नाना साहब, जिसको धुंधु पंत बोलते हैं, वो एक अलग, नाना साहब तात्या टोपे भी अलग नाम से के क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे।
कुंवर जगदीश पुंगारा बिहार के लड़ रहे थे। तो इस तरह से पूरे भारत में ये रिवोल्ट सही रूप में नहीं हो पाया, जिस कारण ये क्रांति असफलता के रूप में आगे बढ़ी। इसके बाद 28 क्रांति के बाद भारत में अब तक राष्ट्र वर्ड नहीं आया था, लेकिन अब लोग भारत के एक कसौटी पर एक साथ जुड़ेंगे और भारत में जुड़ेगा राष्ट्रवाद। क्या जुड़ेगा भाई? राष्ट्रवाद। यहीं पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक होता है देश और एक होता है राष्ट्र। देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है तो ध्यान से समझना, क्योंकि भारतीय आजादी में गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित किया। तो राष्ट्र और देश में एक मुख्य अंतर क्या होता है कि देश की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, देश के नागरिक होते हैं और देश का संविधान होता है। किंतु अगर राष्ट्र की हम लोग अगर बात करें तो राष्ट्र की मान क्या है कि राष्ट्र देश से असीम होता है। जैसे कि राष्ट्र में कोई तत्व इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई धार्मिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि भारतीय में हमेशा देशभक्ति छुपी होती है, लेकिन उस देशभक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रभक्ति। ठीक है, तो राष्ट्र और देश में कुछ ही अंतर होते हैं, वो तत्वों को लेकर हो सकते हैं। तो भारत में जगह राष्ट्रवाद, और राष्ट्र जब जगह तो इसका ही एक मंच निकल के आया भारत में, उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो भारत में एक कांग्रेस मंच बना, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे डफरिन, उसे डफर के नाम से याद कर लेना हम लोग, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को हम इतना श्रेय नहीं देंगे भारतीय आज़ादी में। तो डफर के कहने से, डफरिन कहने से भारतीय उस समय गवर्नर जनरल थे, और ए ओ ह्यूम के कहने से इसकी स्थापना हुई, ए ओ ह्यूम। तो यहाँ पर कांग्रेस हम लोग आ गए। तो कैसे 150 वर्षों तक शोषण किया बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद मेरठ की क्रांति हुई, जिसके आर्थिक कारण अलग थे, सामाजिक कारण अलग थे, धार्मिक कारण अलग थे, और इसकी परिणति हुई कि भारत में जगह राष्ट्रवाद, भारत एक हुआ और भारत में बना एक मंच कांग्रेस। आगे जाकर इसके कांग्रेस के होंगे आगे जाकर अधिवेशन। क्या होंगे भाई? कांग्रेस के होंगे अधिवेशन। तो देखा कांग्रेस के कैसे कैसे अधिवेशन हुए। तो सबसे पहले कांग्रेस नई नई बनी थी, तो कांग्रेस सबसे पहले कुछ जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी, जितने बड़े महानगर थे, पहले उनको जोड़ना चाहती थी। तो उसमें बम्बई, उसमें कलकत्ता, उसमें मद्रास और उसमें इलाहाबाद, तो इनको मेजर किया। इनमें सबसे पहले कोलकाता ने अपने अधिवेशन किए। तो 4 अधिवेशन आपको कांग्रेस के हमेशा याद होने चाहिए। इनको कई बार मिलान करने में आ जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछ लेगा। तो पहला अधिवेशन जो हुआ वो बम्बई में हुआ और 1885 में हुआ, और अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1886 में हुआ, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, 1887 में हुआ, और अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, 1888 में हुआ, और अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। तो ये 4 अधिवेशन आपको हमेशा कांग्रेस के शुरू के स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि पहला अधिवेशन बम्बई में, बम्बई के अध्यक्ष सन 1885 और अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी। कलकत्ता में 1886 दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, और मद्रास में 1887 बदरुद्दीन तैयब जी। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसी तरह भारत में पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से 31 दिसंबर 16 से हमने स्टार्ट किया, और हम लोग कहाँ पर आ चुके? तो 1885 तक हम लोग आ चुके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक खाका तैयार करा, 1885 तक का एक रोड मैप तैयार किया, जिससे हम लोग भारतीय आज़ादी के रूप में आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर कांग्रेस में हम लोग